प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। मैं संगीता शर्मा केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी द्वितीय पाली से आपके लिए एक हिंदी का पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 से लिया गया है। पाठ का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ की अपेक्षित कुशलताएं हैं केंद्रित कौशल, जिसमें सुनना, बोलना, लक्षित अधिगम बिंदु, परिवार, मित्र, शिक्षक आदि की भाषा सुनकर समझने की योग्यता का विकास करना, मूल्यबोधक शिक्षा तथा कहानी की जानकारी, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना, बोलते समय शुद्ध उच्चारण पर बल देना। परामर्शित विधि: प्रत्येक विद्यार्थी पाठ को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेगा। प्यारे बच्चों, ये कहानियां जो हमें प्रेरणा देती हैं, जैसे साहसी रूपा, सुनीता की पहिया कुर्सी, हेलन केलर, जो अपने अंधेपन और बधिरता की चुनौती से जूझकर 20वीं सदी की महान मानवाधिकार कार्यकर्ता बनी, जिन्होंने कहा, दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजों को ना देखा जा सकता है और ना महसूस किया जा सकता है, इन्हें तो बस दिल से महसूस करना चाहिए। प्यारे बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले चलिए हम लोग अरुणिमा सिन्हा के साहस की कहानी भी सुन लेते हैं। मानसिक तौर से इंसान टूट जाता है। एक इंसान का विकलांगता के साथ जीना कितना मुश्किल होगा। कभी कभी ये भी लगता था कि क्यों बचे ही, खत्म ही हो जाना चाहिए था। फिर वही ना, मौत तो आती नहीं इतनी जल्दी, नहीं कुछ और हिस्ट्री लिखनी थी। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। जिस टफ गेम की बात अरुणिमा जी कर रही हैं, वो किसी के लिए भी खेल पाना आसान नहीं है। पर अरुणिमा तो एक पैर पर आसमान पर चढ़ाई करने वाली थी। उन्हें जाना था दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने। अरुणिमा ने ठान लिया था अपने डर को जीतने का और अपनी कमजोरी को हराने का। पर जब अरुणिमा के इस लक्ष्य के बारे में लोगों को पता चला तो लोग उन्हें पागल समझने लगे। 8,848 मीटर की ऊंचाई तय करना कोई आम बात थोड़ी है। मनोरोग चिकित्सक को भी बुलाया गया, पर कुछ अपने थे जिन्हें अरुणिमा पर पूरा भरोसा था। सब कोई मुझे पागल बोलता था। ठीक है, मुझे अब जब पागल बोली रही है तो क्यों ना, क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो एक पागल ही इतिहास बनाता है जिसने भी किया है, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए पागलपन होना जरूरी होता है। तो मेरा परिवार जो है ना, जिसके पास भाई का इतना जबरदस्त सपोर्ट हो, बहन का इतना जबरदस्त सपोर्ट और माँ का इतना जबरदस्त सपोर्ट, इवन पिता जैसे ब्रदर इन लॉ का भी सपोर्ट हो, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरी इस जर्नी का अगर बात करें, जिसे होता है ना, हीरो पर्दे के आगे होता है और पर्दे के पीछे वाले जो हीरो है वो ये लोग हैं। अरुणिमा में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी, और जब उस आत्मविश्वास में अपनों का विश्वास जुड़ा तो अरुणिमा की हिम्मत और बढ़ गई और फिर शुरू हो गया माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का असाधारण सफर। एवरेस्ट चढ़ने के इरादे को कामयाब करने की राह में अरुणिमा ने अपना पहला कदम उठाया। उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से कोर्स किया। इस सफर में उनकी मार्गदर्शक बनी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी।
अरुणिमा ने 2012 में बचेंद्री पाल जी के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनकर शुरू कर दी एवरेस्ट की चढ़ाई। पहली बार मैंने इतने करीब से पहाड़ को देखा था। फिर मैं अपने पैरों को देखती, पहाड़ को देखती कि लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरुणिमा के रास्ते में मुश्किलें और रुकावटें पहले ही कम नहीं थी। ऊपर से खराब मौसम ने और भी मुसीबतें बढ़ा दी। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग खाली हो चुका था। बची थी तो बस अरुणिमा की हिम्मत। आपको शायद विश्वास ना हो, पर एवरेस्ट से वापस आते वक्त अरुणिमा का आर्टिफिशियल पैर पूरी तरह से निकल चुका था और एक पैर पर ही अरुणिमा को वापस नीचे उतरना पड़ा। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी अरुणिमा ने आखिर छू ही लिया आसमान। वो जो 6 से 7 मिनट है मेरी जिंदगी के, वो सबसे अनमोल पल है, क्योंकि वो पल शायद ही किसी को नसीब होता, बहुत कम लोगों को होता है कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे आप खड़े होकर और अपने देश का तिरंगा लगा रहे हो। मास्क से नीचे उतार करके मैं चिल्लाना चाह रही थी कि जोर से, मैं कितनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते थे जिंदगी में एक बार कोई काम किया तो फेल हुए, दोबारा ट्राई नहीं करते थे, तो मैं उनको चिल्ला चिल्ला करके बताना चाहती थी ये बात। मैंने अपना नेशनल फ्लैग वहाँ पर जब निकाल के लगा रही थी मैं, तो कुछ लोग नॉर्थ साइड से आए थे, यानी कि चाइना साइड से। तो मेरे मन में क्या आ रहा था कि मेरा फ्लैग, यानी कि मेरा 3 कलर सबसे ऊपर दिखाई दे। असंभव को संभव कर दिखाया अरुणिमा ने। बता दिया पूरी दुनिया को कि विकलांगता किसी के भी जीवन में कभी बाधा नहीं बन सकती। और अरुणिमा ने 20 मई 2013 को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विश्व की सबसे पहली दिव्यांग महिला बनने का इतिहास रचा और हौसले और जज्बे की ऐसी मिसाल कायम कर दी जो हर इंसान को प्रेरित करती रहेगी। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने। इस अनोखे कीर्तिमान को रचने के लिए उनको सन 2015 में पद्मश्री जैसे इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके हिस्से में आई और भी कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां। पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने के बाद अब अरुणिमा का ख्वाब था कि वो देश के दूसरे दिव्यांगों को भी सशक्त करें। प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का 5वां पाठ जहां चाहा वहां रहा NCERT द्वारा बनाई गई एक ऑडियो में सुनते हैं। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है जहां चाह वहां राह। देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े या कागज की मदद से सुंदर चीजें न बनाई जाती हों। भारत की हस्तकला सारी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। कपड़े पर कढ़ाई करना ऐसा ही एक कौशल है जिसका महत्व जहां चाह वहां राह शीर्षक रचना में समझा जा सकता है। हमारे घर पर तकिए का गिलाफ, मेजपोश या फिर मां की शॉल पर रंगीन धागों से कढ़ाई देखी जा सकती है। बच्चे इस कढ़ाई को बारीकी से देखें और सुई धागा लेकर खुद ऐसी कढ़ाई करने की कोशिश करें तो वे समझ जाएंगे कि ये काम कितनी मेहनत मांगता है। गुड़िया, मिठाई और त्योहारों की तरह ही कढ़ाई की सैकड़ों शैलियां हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में पाई जाती हैं।
जहां चाह वहां राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। छब्बीस साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहां बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर-उधर से टूटे-फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची-ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आइयो रे, कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आइयो रे। कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूं? बच्चे भी चाहते कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी-कभार वो पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती। मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी? वो बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वो सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहां तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर।
किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। एला को ये मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। हालांकि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारी एला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है। पर यहां आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी मां और दादी कशीदाकारी करती थीं। वो उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहां भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। पंद्रह 16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें, ये सब वो समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ-साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ-साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में ये नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वो सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं हैं। जहां चाह वहां राह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।
प्यारे बच्चों, ये कहानी इला के जीवन के संघर्ष की कहानी है। वह दिव्यांग होते हुए भी किस तरह से हिम्मत और धैर्य से काम लेकर हमारे सामने एक अनूठी मिसाल लेकर प्रस्तुत हुई है और हमारे लिए यह एक प्रेरणा स्रोत भी है। तो चलिए पाठ का वाचन करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। छब्बीस साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी ना किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी
जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थीं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपैली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। प्यारे बच्चों, तभी तो कहा गया है, ठान लो तो जीत, मान लो तो हार। कभी भी जिंदगी में कभी कोई मुसीबत का यदि आपको सामना करना पड़े तो आपको घबराना नहीं है, आपको रास्ता खोजकर आगे बढ़ना है। प्रस्तुति संगीता शर्मा, प्राथमिक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, द्वितीय पाली। धन्यवाद।